धन्वन्तरि समारम्भाम् जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। अभी हम प्रकृति के विषय में देख रहे थे। प्रकृति की बात करते हैं तो उसमें बहुत से आयाम हमने देखे। उसमें कफ प्रकृति की, पित्त प्रकृति की, वात प्रकृति की हमने बहुत चर्चा की। शरीर के स्तर पर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं उसकी बात की। अब रोग किस प्रकृति वाले को कब हो सकते हैं वो हम अभी उसकी बात थोड़ी देखेंगे। उसके बाद बहुत लोगों के प्रश्न रहेंगे आज शरद पूर्णिमा के ऊपर, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। आयुर्वेद के ऊपर भी रहेंगे। तो आज कम सेशन का भाग थोड़ा ही है, 15-20 मिनट तक का, और उसके बाद हमारे प्रश्न है। तो खास करके प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद ने कोई कोई प्रकृति वाले को कुछ विशेष सूचनाएं दी है, कुछ विशेष सावधानियां बताई है। उसमें ऋतु के अनुसार हम देखते हैं। खास करके हम जानते हैं वात प्रकृति वाले जो लोग हैं उसको वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वायु का प्रकोप वर्षा ऋतु में होता है। वर्षासु वायु वायु कुप्यति, वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप होता है। तो इसमें खास करके रुक्ष गुण जो वायु का होता है, अलग अलग गुण है वायु के, वो हम देखने वाले हैं कि किसका क्या क्या गुण है। उसमें वायु का सबसे मुख्य गुण होता है वो है रुक्षता। तो रुक्ष कर देता है तो फट जाती है चमड़ी वगैरह। तो दोनों में होता है, वर्षा ऋतु में भी हो सकता है, खास करके ठंड में भी हो सकता है। तो ठंड में भी हो सकता है, वर्षा ऋतु में वात प्रकृति वाले को तकलीफ ज्यादा वर्षा ऋतु में होती है, ठंड में भी हो सकती है। तो उसमें अ, फटना जो होता है रुक्षता का, उससे शरीर पूरा फटता है। तो रुक्षता का विरोध का गुण है स्निग्धता। तो हम वैसेलिन लगाते हैं, तेल लगाते हैं। तो कोई भी औषध मॉडर्न भी आता है वो भी आयुर्वेद के सिद्धांत के आधार पर ही आता है। देखिए वैसेलिन है, उसमें क्या है, पेट्रोलियम जेली है, स्निग्ध पदार्थ है वो। तो वो स्निग्ध पदार्थ हम लगाते हैं। तो आयुर्वेद ने वर्षों पहले कह दिया था कि रुक्षता का विरोधी गुण स्निग्ध है। तो कोई भी प्रकार के, उसको चाहे तेल लगाओ, जेली लगाओ, कोई भी लिक्विड लगाओ, कोई भी वस्तु होगी जिसमें स्निग्धता होनी है, वो स्निग्धता हम लगाएंगे तो वो फटेगा नहीं और वो ठीक होगा। आज पूरा का पूरा ट्यूब मार्केट में इतने प्रकार के आए, ओ बहुत प्रकार की ट्यूब है दीपा बाजार में। तो क्रीम है, ट्यूब है, वो सारा का सारा एक कॉमन सिद्धांत पर चलता है। उसमें कोई ना कोई द्रव्य स्निग्धता युक्त होता है। वो चाहे कोई प्रिजर्वेटिव के रूप में कोई डालता हो, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट का उपयोग करता हो, कोई औषधि का हो, लेकिन एक कॉमन है, स्निग्धता होनी चाहिए। आयुर्वेद ने सालों पहले ये ट्रिक बता दी कि रुक्षता के कारण वो फटता है चमड़ी वगैरह, उसके कारण स्निग्ध पदार्थ चाहिए। क्यों उसमें कोई भस्म नहीं लगाते हैं, क्यों उसमें कोई रुक्ष पदार्थ नहीं लगाते, उसमें स्निग्ध ही पदार्थ चाहिए जो चिकनापन हो, जिसमें थोड़ा बहुत चिकनापन हो, स्निग्ध हो। तो ये सिद्धांत के आधार पर ही सारी खोजें होती। तो आयुर्वेद के भी ये सिद्धांत देखे जाते हैं कि क्या रोग है, उसके कारण क्या है। और वो तब जब ऐसा कुछ नहीं था, लगाना क्या हो पता नहीं था, मतलब वहां पर धूली लगाए, क्या लगाए। तो आयुर्वेद में ज्यादातर जो बताई है वस्तु वो चमड़ी पर लगाने की, खास करके रुक्षता में वो स्निग्ध वस्तु बताई है। और वही साइंस का उपयोग करके बाद में बहुत सारा कुछ डेवलप हुआ। लेकिन मुख्य वहां पर मूल में आयुर्वेद का वो सिद्धांत है, रुक्ष को जीतना है तो स्निग्ध को उपयोग करना होगा। फिर दूसरी बात है शूल। पहली बात है रुक्षता, दूसरी बात है पेन। न वाते न विना शूलम। वात के बिना कभी भी कहीं पर भी दर्द नहीं होगा। दर्द जहां जहां पर भी होगा वहां वहां वात विकृति होगी। तो हमको पता है कि हमको पेन होता है, ज्यादातर ठंड में बढ़ता है। क्यों होता है ऐसा?
क्योंकि वो वेदना का गुण जो है वो शैत्य में वात बढ़ता है, वात के कारण वेदना बढ़ती है। न वाते न विना शूलम, शूल वेदना जहां जहां पर भी है, पेन जहां जहां पर भी है वहां वात करती है। पेन का भी ऐसा ही है, उसको भी वायु दूर करना होता है, तो उसके लिए वहां लगाना है। देखिए वहां फट गई चमड़ी तो मसाज नहीं है, वहां लगाना है, रोपण है, लेपन है। यहाँ पर मर्दन है, यहाँ अभ्यंग है, तो वो घिसना होता है ताकि वो अंदर चले जाए। और वो घिसने को आयुर्वेद में अभ्यंग बताया है। वायु को दूर करना है तो केवल लगाने से नहीं चलेगा, इसके लिए कोई भी तेल लगाना नहीं। वायु का जो भी पेन है मॉडर्न में भी आप लेंगे तो आप वो एलोपैथ डॉक्टर आपको ट्यूब देगा और वो बताएगा ट्यूब को क्या करो। अभी आपको कोई मानो कि लग गया तो उसमें जख्म हो गया, जख्म हो गया, और उसने बताया कि ये, तो वो बोलेगा कि वहां ट्यूब लगा, एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, कोई भी प्रकार की एक ट्यूब आएगी, वो चाहे कोई भी लो। वो क्या करेगा कि वो कहेगा कि उसको लगाओ, फिर कॉटन लगा दो, फिर पट्टी मार दो, कोई भी। ये एक सिद्धांत हो गया, ये पूरा का पूरी चिकित्सा उसी में है। तो अ, अच्छे से अच्छा एमडी वही करेगा, गांव का डॉक्टर भी वही करेगा, उसमें ट्यूब में फर्क रहेगा, बाकी कोई सिस्टम में फर्क नहीं है, एक ही तरह का चलेगा। और उसी जगह पर यदि आपको पेन है, लगा नहीं, तो आपको वो नहीं कहेगा कि ये पे ट्यूब लगा दो। कितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी ट्यूब आएगी, वो क्या कहेगी, मूव हो या और कोई ट्यूब, और क्या कहेंगे, उसको घिसो, मर्दन करो, घिसो उसको। तो वो घिसने का ही बोलेंगे, चाहे आप आयुर्वेद की ट्यूब लो, तेल लो, एलोपैथ की कोई ट्यूब लो, होम्योपैथ की कोई ट्यूब लो, किसी भी प्रकार की ट्यूब पेन के लिए आएगी, उसमें घिसना होगा। घिसते हैं, उसमें घिसना ही पड़ेगा। तो आयुर्वेद का वो व्यंग हो गया। वो आयुर्वेद ने वर्षों पहले बता दिया था कि यदि पेन को जीतना है तो वहां पर घर्षण, मर्दन, अभ्यंग जरूरी है। तो इसके लिए वहां भी आयुर्वेद का सिद्धांत हमको देखने को मिलता है कि चाहे एलोपैथ की दवाई हो, चाहे होम्योपैथ की हो, लेकिन आयुर्वेद का सालों पहले का सिद्धांत ही वहां अप्लाई हो रहा है। हाँ, वो 100% अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ट्यूब में क्या है, कैसे द्रव्य, वो बात अलग है। लेकिन करना तो ऐसा ही पड़ता है, तभी पेन जाता है। जिन्होंने भी शूल को जाना है, उसने यही देखा, उसका उपयोग ऐसे ही किया कि ये जाएगा मर्दन से। आयुर्वेद में पहले ही बता दिया कि वात नाशाय मर्दनम, वायु का नाश करना है तो मर्दन चाहिए। वो चाहे एलोपैथ की ट्यूब से करो, आयुर्वेद से करो, पंचगव्य से करो, होम्योपैथ से करो, किसी भी प्रकार से करो, मर्दन चाहिए। एक भी ऐसा अभी तक नहीं निकला कि जो लगाने से पेन होता हो। लगाने पर भी वो करता तो क्रिया मर्दन भी है, बस अंदर जाकर मर्दन करेगा, आप लगाएंगे तो, लेकिन मर्दन आवश्यक होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत आयुर्वेद का है कि वायु को दूर करना है, वात प्रकृति वाले को, ये सभी अनुकूल रहेगा, मर्दन अनुकूल रहेगा। ऐसी ऋतु में जब यदि रुक्षता आ जाए तो लेपन ऐसे द्रव्यों से अनुकूल रहेगा। उसके बाद जकड़न जो होती है वो भी वात प्रकृति वाले को ज्यादा होगी, तो वो जकड़न भी वात के कारण होती है, वात विकृति के कारण होती है। तो इसके लिए भी अभ्यंग बहुत आवश्यक रहेगा, सर्कुलेशन बराबर रहेगा तो वो जकड़न भी दूर होगी। इसके लिए मुख्य रूप से वात प्रकृति वाले के रोग इस ऋतु में ज्यादा बढ़ेंगे। उसके लिए दो तीन चीजें, स्निग्ध पदार्थों का लेपन, खास करके अभ्यंग, शेक, ये सब करने से उसकी वात प्रकृति वाले को अच्छा रहेगा। तो वात प्रकृति वाले को जो तकलीफ होगी वो ज्यादातर वर्षा ऋतु में होगी और ठंड की ऋतु में होगी। गर्मी की ऋतु में उनको तकलीफ नहीं होगी। आगे बहुत सारा है, कमर में दर्द रहना, पेट का फूलना, या तो फिर शुष्क होना, पेन होना, लेकिन ये कहीं पर भी रह जाना, मतलब ऐसे उसको हम कहते हैं ना, एक जकड़न हो गई, ये मैंने जकड़न में ले लिया। तो उस तरह से आप अनेक 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 विस्तार अनेक रीत से कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः से ये दो तीन वस्तु ही रहेगी बात
प्रकृति वाले के लिए। तुल्य रीत्या पित्त प्रकृति वालों के लिए भी जलन रहेगी, डका रहेगी, कहीं कहीं पर उसको अल्सर वगैरह होगा, कहीं छाले होंगे। ये सारे के सारे जो दोष है वो गर्मियों में, खास करके शरद ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में, ये दो ऋतु ऐसी है कि जिसमें पित्त प्रकृति वाले को परेशानी होगी। अभी की शरद ऋतु है, शरदी पित्तम कुप्यति, पित्त प्रकृति वाले को तकलीफ होगी। और दूसरी ग्रीष्म ऋतु है, वहां पर भी हीट होती है। ये हीट उससे भी ज्यादा खराब होती है, इसके लिए इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट अर्थात अभी जो शरद ऋतु की जो गर्मी होती है वो ज्यादा घातक होती है। इसके लिए ज्वर, अभी बुखार आने की ज्यादा संभावना होती है। वो भी 2-3 प्रकार के बुखार अभी ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो वो ध्यान रखना है। अभी पित्त प्रकृति वाले को खास ध्यान इस ऋतु में रखना है और ग्रीष्म ऋतु में रखना है। तो ये पित्त प्रकृति वाले को ये होगा, जलन है, उसको बुखार भी आए तो बहुत तेज होगा, जल्दी बढ़ जाएगा, बहुत ही कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो ये पित्त प्रकृति वाले खास रूप से जलन से, अल्सर से, बुखार से बचना है। इसके लिए उसको विरुद्ध अर्थात जो गर्म के विरुद्ध है ऐसे आहार विहार का सेवन करना है, इस तरह की परिचर्या का पालन करना है। खास करके उसको सूजन हो सकती है, पित्त प्रकृति वाले को सबसे ज्यादा तकलीफ सूजन से होगी। तो कहीं लग गया या कुछ ऐसे ही दर्द है तो वात प्रकृति वाले में सूजन कम रहेगी, पित्त प्रकृति वाले में सूजन ज्यादा रहेगी, उसमें भी कलर आएगा। तो ये सभी सूक्ष्म बातें आयुर्वेद में बताई है कि पित्त प्रकृति वाले के किस किस ऋतु में तकलीफ होगी। तो खास करके शरद ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में उनको तकलीफ हो सकती है। कफ प्रकृति वाले को निद्रा अधिक रहेगी, प्रमाद आलस्य ऐसा रह सकता है, मंदता रहेगी और कफ ज्यादा बढ़ेगा, तो उसको लाल स्राव होगा। तो इसके लिए उनको विंटर में ज्यादा तकलीफ होगी। और जब भी ऐसे ऋतु का परिवर्तन होगा उसमें सर्दी खांसी की तकलीफें रहेगी। तो ये कफ प्रकृति वाले को किस तरह तकलीफ होगी वो बताए। कंजक्टिवाइटिस ज्यादातर उनको होगा, 4 प्रकार से वो होता है, लेकिन कफ प्रकृति वाले को, आधिक्य वाले को वो ज्यादा होगा और ये इस ऋतु में होगा। ये भी शरद ऋतु में कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो उसमें भी बहुत लंबे चालने वाले व्याधि इस ऋतु में हो सकते। इसके लिए वेदों में बताया है जीवेम शरद शतम, कि 100 शरद जियो। बाकी एक जीवेम वसंत शतम ऐसा नहीं बताया, जीवेम शरद शतम, मोदाम शरद शतम। शरद ऋतु का क्यों वेद में आशीर्वाद देने के लिए बताए, क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन होती है स्वास्थ्य की दृष्टि से निकाल, तो वो शरद ऋतु होती है। तो इसके ऊपर बहुत कुछ कहना है, लेकिन ये 3 प्रकृति वाले को मोटा ऋतु वाइज देख लीजिए। तो पित्त प्रकृति वाले को गर्मी में मतलब ग्रीष्म और शरद में तकलीफ होगी। कफ प्रकृति वात प्रकृति वाले को हो सकता है वर्षा ऋतु में, और ठंड में तकलीफ हो मतलब मोटा मोटा हेमंत में तकलीफ हो। और उसके बाद कफ प्र, कफ प्रकृति वाले को जो वसंत ऋतु है या उसकी पहले की शिशिर, उसके बाद की शिशिर ऋतु है, उसमें तकलीफ हो सकती है। तो इतनी ऋतु में इतने लोगों को तकलीफ हो सकती है। तो उस ऋतु में वो प्रकृति वाले विशेष सावधानियां रखे तो वो बहुत रोगों से, बहुत प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। तो ये विशेष सावधानियां उसको अलग अलग, अब अपने आपको लक्षण देखने हैं कि कौन से लक्षण हमको हो रहे हैं ज्यादा, तो उसके अनुसार वो प्रकृति का निर्धारण हो सकता है। तो और अभी मानस प्रकृति बाकी है, उसका विषय बड़ा है, तो हम अगली बार मानस प्रकृति का विषय लेने वाले हैं। अभी सेशन के संबंधित प्रश्नोत्तरी, पूर्णिमा के संबंधित प्रश्नोत्तरी, बहुत लोग नए भी जुड़ेंगे, तो अलग विषयों के संबंधित हम प्रश्नोत्तरी आज आयुर्वेद के संबंध को लेकर मुख्य प्रश्नोत्तरी रखने वाले हैं। 10 बजे तक का हमारा समय है हमारे पास, तो तब तक हम प्रश्नोत्तरी करते हैं। तो आप लोग जो पहले के सेशन के बाकी है वो प्रश्न लीजिए, कुछ इसमें नहीं समझा है तो भी आप पूछ सकते हैं।
तो हम आगे 7 प्रकार की जो मानस प्रकृति 16 प्रकार की है उसकी बात हम अगले सेशन में ले सकते हैं। आप प्रश्नोत्तरी शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। जी मैं जी। माला जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। वो आज रात को घर के अंदर बैठना चाहिए है कि टेरेस में जगना है? नहीं, और बाहर रात बैठना है। में अगर गरज इधर चेन्नई में बारिश होता है हर दिन को, रात में स्पेशली वो बारिश हो जाए तो बिजली के साथ समटाइम्स गरज के साथ तो पूरा दूध वाला खराब हो जाएगा है क्या? खराब दूरी करना है कि समझ खराब हो गया। जाएगा? अब एक बात आप याद रखें, वो जब ऋतु सांकर्य होता है अर्थात एक ऋतु है और उसमें दूसरी ऋतु का वातावरण हो गया तो उसको ऋतु सांकर्य कहते हैं। तो इस समय आपको क्या करना है, आपको शरद ऋतु का फॉलो नहीं करना है। मतलब अभी आपने रख दिया, ले लिया, ठीक है, लाभ होगा उससे, लेकिन बाहर नहीं सोना है क्योंकि बाहर वातावरण बिगड़ा हुआ है ऋतु सांकर्य की तरह। एक ऋतु है, वातावरण दूसरी ऋतु का है, इसके लिए बाहर सोने का नहीं है। ठंड होगी तो इस ये ठंड है वो रोग करने वाली होती है। जो ऋतु में जो वातावरण नहीं है उसका विपरीत वातावरण मिलता है वो ज्यादा घातक होता है। बारिश में आप भीगोगे तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो सीजन बिना की बारिश होगी उसमें हम भीग जाएंगे तो उसमें नहीं, हमको रोग। हम लोगों को यही है सीजन, बारिश का सीजन चेन्नई में हाँ, यही है ना सीजन। आपके यहाँ यदि इसी समय पर बारिश होती हो तो भी आपको जो वस्तु है वो बाहर नहीं सोना है। चंद्र का सेवन करके जो खीर वगैरह छोड़ते हैं वो रख देनी है, बारिश आने से पहले या उसी समय ले लेनी है। तो ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद घर पे रख सकते हैं, अंदर रख सकते हैं। खिड़की से चांदनी आती है चंद्र की, तो वो इसी तरह से भी आप कर सकते हैं उपाय, कि उस तरह से भी बहुत जगह पर हमने देखा है। लेकिन ज्यादातर बाहर सोना नहीं है जब बारिश है तब। जी। एंड सुबह 4 बजे को कैसे खाए का मतलब भूख नहीं लगे तो? हाँ, उसका 2 विकल्प है। 4 बजे खाना ऐसा नहीं है, 5 बजे 6 बजे भी खा सकते, स्नान करके पूरा आप तैयार होकर खा सकते। उसको 4 बजे अंदर ले लेना है, समझ गए ना? फ्रिज को अंदर आ, नहीं रखने हैं ना? नहीं 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 फ्रिज नहीं, का उसकी अंदर कोई नहीं जरूरत रखने। ही नहीं है। फ्रीज को क्यों रखना, तो फिर फ्रीज में ही रख देना। चांदा का क्या जरूरत है, वो चांदा मामा ही है फ्रीज में, तो अंदर टिमटिमाता हुआ। तो फ्रीज का तो बिल्कुल अलग बात है। उसमें तो वो उल्टा होता है, वो उष्णता पकड़ लेता है, इसके लिए फ्रीज का तो कोई रोल ही यहाँ नहीं आता है। अंदर ले लेना है फिर खा लेना जी। फ्रीज का कोई रोल यहाँ पर दूर दूर तक नहीं आता है। वो ठीक अच्छा ही रहता है, वो बिगड़ता नहीं है। हम लोग आराम से स्नान वगैरह करके उसके बाद हम नाश्ता करते हैं, तब वो पोहा और दूध खाना है, बस इतना ही। जी। गुरुजी नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, जो खर्राटे बहुत जी लेते जी हैं पता रात है को जी। सोते समय, जी जी। तो ये कफ प्रकृति के अंदर आता है, इस वजह से होता है ये? और इसका समस्या का समाधान क्या है? नाक में नस से घी करने से होता है कि, या लेकिन उससे भी नहीं हो रहा है, तो क्या कुछ और भी हो सकता है कारण इसका? ये मतलब शालक्य तंत्र के अंदर आता है, ऐसा है? ये रोग ऐसे तो शालक्य तंत्र के अंतर्गत आता है, सारे रोग जो ऊर्ध्वजत रूप होते हैं। खास करके ये जो होता है वो कफ और वात, ये दोनों विकृति इसमें मुख्यता से होती है। खास करके इसको नस्य कर्म आप कर सकते हैं, लेकिन कोई विशेष नस्य करना होगा ये देखकर कि वो किस वजह से होता है। उसके होने के बहुत कारण है। जैसे कोई व्यक्ति अधिक श्रम करता हो और कम आराम लेता हो, उसके शरीर को कम आराम मिलता हो, तभी भी ऐसा हो सकता है। वो कारण को नहीं दूर करेगा, श्रम ज्यादा करता रहेगा और नींद कम लेता रहेगा या फिर आराम कम करता होगा तो भी वो होगा। किसी के शरीर पर ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी, प्राणवायु की, और वो पूर्ति न करता हो, ऐसे वातावरण में रहता हो जहां पर प्राणवायु न हो, तो भी ये तकलीफ हो सकती है। कोई व्यक्ति की श्वसन संस्था के कोई रोग हो विशेष, अस्थमा जैसा, उसको भी ऐसा हो सकता है।
मन के स्तर पर तमोगुण बढ़ गया हो, तो किसी की निद्रा बहुत अधिक मूर्छा जैसी होती है, तो भी ये खराटे लगने का हो सकता है, ऐसा कारण हो सकता है। तो इसके लिए हम नश्य करें, नींद को ध्यान रखें, नींद अच्छी तरह से ले, पूरा आराम करें। पर्याप्त आराम करने से भी ये समस्या दूर होती है। आयुर्वेद की कुछ औषधियां है, तो वो आप सेवन कर सकते हैं उसको। उसका एक बहुत अच्छा औषध है, वो है पीपल। तो वो प्राणवायु का स्तर भी बढ़ाता है, श्वासोश्वास की क्रिया को भी बढ़ाता है, और वो बहुत ही अच्छी औषधि है पीपल। तो इसका सेवन आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, और नस्य भी आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ। गुरुजी, जो कफ प्रकृति वाले हैं वो भी आज खीर का सेवन कर सकते हैं मध्य हाँ, रात्रि में? वो खार अभी तो कर सकते, शरद ऋतु में, मतलब अभी की पूर्णिमा का जो है प्रयोग, वो सभी प्रकृति वाले उसका सेवन कर सकते हैं, अभी कोई हानि नहीं है। विशेष लाभ होता है उससे, वो लाभ लेने का होता है। तो इसके लिए कफ प्रकृति वाले भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कफ के कोई बहुत रोग हो, मतलब जैसे कंजक्टिवाइटिस हो गया, जैसे और बहुत सारा कफ बढ़ गया और बल निकल रहा है कफ, उस अवस्था में केवल वो नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी अवस्था में सामान्य रूप से सभी प्रकृति वाले इसका सेवन कर सकते हैं। जी हाँ जी गुरुजी। जैसे वो आपने पुदीन जीरा का बताया कि वॉमिट हो तभी लेना है, या नहीं, रेगुलरली सामान्य ऐसे रूप से ऐसे भी पचन ले के सकते? लिए लेना है। कोई हाँ भी प्रकार की पाचन की तकलीफ हो, 4 प्रकार के अजीर्ण है उसमें, आमाजीर्ण है, विष्टब्धाजीर्ण है, विदग्धाजीर्ण है, और रसशेषाजीर्ण है। 4 प्रकार के अजीर्ण आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो ये चारों प्रकार के अजीर्ण के रोगों में ये उपयोगी होता है, इसको ले सकते हैं। तो नॉर्मली भी ले सकते हैं ना? नॉर्मली भी, वही नॉर्मली भी ले सकते हैं। अच्छा। इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो तो ले सकते हैं, नॉर्मली भी ले सकते गुरुजी, और एक सवाल था कि जो हैं। ये जो अल्फा अल्फा टेबलेट है, तो वो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज हो तो वो लोग क्या ले सकते हैं? हाँ, मतलब उसके लिए नहीं लेनी है, लेकिन चालू है तो ले सकते हैं, समझ गए ना? वो ब्लीडिंग के लिए नहीं है, वो शक्ति के लिए है, समझ गए ना? तो ले सकते हैं, लेकिन वो पर्पस है शक्ति के लिए है। हम्म, जी ओके, बताइए। मधुर जी। हाँ जी सर। सर मेरा जी प्रश्न ये था कि अगर किसी को जैसे बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाए, पित्त बढ़ जाए कभी, तो ऐसा होता है कि वात बढ़ जाती है, की वजह से चोट लग जाए, मतलब मसल्स में और नर्व्स में चोट लग जाए, और उसके बाद वात और पित्त का जकड़न आ जाए। जी तो उस केस में अगर हम वात को कम करना है, मतलब तो फिर कैसे करेंगे? क्योंकि अगर पित्त बढ़ाते हैं तो पित्त का दर्द होता है, क्योंकि पित्त बढ़ने से ही वात बढ़ा था। ऐसे तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं, उसमें हम लोग उसको कुछ ना कुछ ऐसे नाम दे देते, पित्त बढ़ गया। वो वास्तव में उसके बहुत सारे लक्षणों को देखा जाता है, केवल एक दो लक्षणों को देखकर नहीं। तो भी यदि मानो कि पेन है, वात के लक्षण है, पित्त का भी उसमें दिख रहा है आपको, तो ऐसी औषधि देनी है जो वात पित्त दोनों को शमन करती हो। और खास करके लेपन वगैरह वात के शमन के लिए उपयोग करना है, ताकि उष्ण ज्यादा औषधि देकर उसकी उष्णता न बढ़े। इसके लिए निर्गुंडी का तेल का अभ्यंग है, मतलब उसको मसाज करना है, उसको अभ्यंग करना है, शेक करना है उसको। ऋतु ऐसी है तो, ठंड की ऋतु है तो इस तरह से आप दे सकते हैं उसको, ताकि उसको अंदर ज्यादा गर्म वस्तु देंगे तो पित्त बढ़ेगा। या तो ऐसा करना है कि कुछ आहार द्रव्य इसको ऐसे देने हैं ठंड वाले, ताकि पित्त बढ़े नहीं, और उसको औषध द्रव्य ऐसे देने हैं जो उष्ण है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। कभी भी ऐसा हुआ कि 2 प्रकार के विभिन्न लक्षणों वाले रोग एक साथ आए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। साधारणता से वायु के लिए सबसे अच्छा तेल का प्रयोग है, मसाज का, अभ्यंग का, शेक का, ये सारे प्रयोग है वो वात की विकृति के लिए है। जी
हाल है? हाँ, नमस्ते गुरुजी। हाँ, धारवाड़ कर्नाटक से डॉक्टर दाक्षायणी रामनगौडर बोल रही हूँ। हाँ, आज का अ, आपने ये विशेष पूर्णिमा के बारे में बोल रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग 10 मिनट मेरा मिस हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। वो ओके। आप पोहा और दूध क्या सुबह खाने के लिए आपने बोला ना, वो क्या हाँ, रात को बाहर रखना चाहिए? वो समझ में नहीं आया। जी। वो एक बात। हम्म, और फिर हम रात को अभी फार्म पे अगर हम खेत में रह रहे हैं तो हम क्या बाहर सो सकते हैं कि जागरण कर सकते हैं? वो एक बात। हम्म, और फिर हमारे गाय है, उनको हम्म, क्या खुला बाहर छोड़ सकते हैं और कितने घंटे के लिए छोड़ सकते हैं? ये सब मुझे पूछना था। जी। अ, 2-3 बातें ध्यान में रखें। पहली बात, एक स्टेटमेंट सभी प्रदेशों के लिए नहीं होता। आपके यहाँ पर बारिश होगी तो बाहर नहीं सोना है, पहली बात। बारिश नहीं होगी, आकाश स्वच्छ है और आपको यदि तारे दिख रहे हैं तो आप बाहर सो सकते हैं। आकाश स्वच्छ नहीं है तो बाहर नहीं सोना है, पहली बात। तो इसके लिए वो निर्णय आपको आकाश देखकर करना है। अब रात को जगना है कि नहीं जगना है? रात को जगने का प्रयोजन इसलिए है कि मध्य रात्रि तक तो सबको जगे तो अच्छा है, 12 बजे तक, ताकि हमको चंद्रमा का लाभ मिले। चंद्रमा का लाभ तब मिल सकता है जब हम बाहर होते हैं। उस दिन सबसे ज्यादा नजदीक होता है चंद्र, तो वो किरणें हमारे शरीर पर बहुत ही असर करती है। तो वो ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, उतना लेना है। लेकिन दूसरा भी ध्यान रखना है, निद्रा का आवेगा है बहुत ही। तो फिर हम जितना जग सकते हैं उतना जग कर, ये कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, ये उसको बस किसी भी हालत में जगना है। नहीं तो लोग फिर चाय पीकर, कॉफी पीकर, कोई कोई ब्रांडी पीकर, कोई कोई कुछ पीकर, कोई कोई कुछ पीकर जगेंगे, उसका कोई महत्व नहीं। आपको यदि नींद आए और आपको लगा कि अब मेरा सहन नहीं कर सकती हूँ, तो फिर सो जाना है। उसमें 2 विकल्प, बाहर सोएंगे तो अच्छा है, टेरेस पर सोएंगे अच्छा है, और नहीं सो सकते तो फिर अंदर सोना है। बराबर है? तो ये एक आप खास ध्यान रखें कि ये एक जो भी आयुर्वेद के नियम है, वो परिस्थिति के अधीन उसके निर्णय होते हैं। वो एक जड़ नहीं होते हैं कि ऐसा करना है मतलब किसी भी हालत में करना है। लोग जागरण करते हैं, बहनों के व्रत होते हैं उसमें, वो लोग क्या करते हैं, वो टीवी देखते हैं, पूरा रात देखते हैं, क्योंकि जागरण था, कल जागरण था। किसका जागरण था? वो दिवासा का जागरण था। वो व्रत अलग अलग आते हैं गुजरात में, उसके जागरण करते। जागरण में क्या करते हैं? या पत्ते खेलते हैं, मतलब तो वो ताश के पत्ते, और या तो फिर जुआ खेलते, या तो फिर ये टीवी देखते हैं पूरी रात, पिक्चर देख लेते हैं, 2-3 पिक्चर देख लेते हैं, रात पूरी जागरण हो गया हमारा, पुण्य मिल गया। तो ये सभी बातें नहीं है। आयुर्वेद वो एक विज्ञान है, उसको वात पित्त कफ को हमको बैलेंस कैसे होता है उसका पूरा ध्यान रखकर उन्होंने नियम बनाए। तो पहला, बाहर आकाश स्वच्छ है तो बाहर सोए, वो भी जागे। 2 विकल्प, सोना जगना, उसमें जगना। नहीं जग पाए तो सोए। कहाँ सोए? बाहर या अंदर? बाहर सोए। आकाश स्वच्छ है तो, बारिश आती है तो अंदर सोए। कब तक सोए? 4-5 बजे तक। उसके बाद बाहर न सोए, क्योंकि मॉइस्चर आ जाएगा, हमको कफ के रोग मतलब ज्यादा ठंड के रोग हो सकते हैं। चंद्रमा की चांदनी का लाभ बस 4-4:30 बजे तक मैक्सिमम। उसके बाद मॉइस्चर आएगा, वो हमारे पर सिर को मतलब नुकसान कर सकता है, सर्दी कर सकता है, भारी हो सकता है मस्तिष्क। तो ये एक खास ध्यान रखे आज की रात को। बात रही गाय की, भैंस की, बकरी की, जो पशु है उसको आप, यदि किसी का भय नहीं है उसका जो जानवर होते हैं तो उसका, तो आप बाहर उसको रख सकते हैं, उसको भी लाभ मिलेगा चंद्रमा की चांदनी का। तो इसको आप बाहर बांध सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक ध्यान रखना है कि उसमें कोई मतलब इस तरह के कोई प्राणी वगैरह ना आए वहां पर, जिसको सांप वगैरह ना आए, ऐसा स्थान स्वच्छ स्थान हो, तो उसको आप बाहर बांध सकते हो। तो इस तरह से। तीसरी बात, पोहा जो आपने बताया, तो वो मैंने पहले बता दिया था वास्तव में, लेकिन आपने नहीं सुना होगा कि गरम करके दूध को शाम को रख दे, वो दूध में पोहा
मिला दे, खड़ी शक्कर मिलाकर। खड़ी शक्कर जितना पाउडर होगा उतना ज्यादा मिक्सिंग हो जाएगा। तो ये तीनों या तो अलग अलग करके या एक खीर बनाकर उसको रख दे चांदनी में, और फिर उसका सेवन आप 2-3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, या रात को रख दे, सुबह 4 बजे के बाद उसको अंदर ले ले और फिर उसका सेवन करें आप 8-9 बजे, 7-8 बजे कभी भी। तो ये एक तरीका है करने का। उसको ढकना कैसे है? कपड़े से ढकना है, थाली नहीं ढकनी है। चंद्रमा का चांदनी उसके पार हो जाना चाहिए, तो ये एक खास ध्यान रखना है। दूसरा, खुला नहीं रखना है उसको, नहीं तो बहुत सारे सूक्ष्म कीट वगैरह अंदर जाते हैं। इसके लिए खुला भी नहीं रखना है। ढकना है तो कपड़ा ढकना है, वो भी एक लेयर का, केवल व्हाइट कपड़ा, उसमें व्हाइट कपड़ा ही चाहिए। व्हाइट कपड़ा ढकना है ताकि चांदनी उसके आर पार निकल जाए। और फिर वो खीर का सेवन सुबह करना है हमको। सुबह मुंह साफ करके जो भी हम प्रातः क्रिया करते वो क्रिया पूरी करने के बाद ये खीर का सेवन करना है। कितना करना है? आधी कटोरी तक हम इसका सेवन कर सकते हैं जी। 1 कटोरी कर सकते हैं, वो भी जितनी हो उतना नहीं करना है, पूरे घर को खाना है। इसके लिए आप समझ गए ना, मतलब पूरी खीर नहीं खा जानी, तो अजीर्ण हो इतना नहीं खाना है जी। एंड ओके, थैंक यू गुरुजी, शुक्रिया। और जी। एक बात था। जी, दूसरे को लगभग दे दे ताकि ठीक है, और ठीक लोग है, भी पूछ सके। फिर ठीक आप है। पूछिए, फिर आप पूछिए जी, ठीक है। और कोई है? मणि जी कुमार जल्दी। हाँ जी आचार्य जी, हाँ नमस्ते। हाँ। जी आचार्य जी, वात पित्त का समस्या है और उसमें भी वात से ज्यादा पित्त का समस्या आती है। इसके लिए क्या उपचार करें और आहार और दिनचर्या क्या रखें? पित्त के लिए आप एक बात हमेशा याद रखें कि ये अग्नि तत्व से संबंधित पित्त है। जलन होना या फिर कोई चांदे होना, अल्सर होना, ये सब पित्त की जुड़ी समस्या है। उसको आप पित्त को शैत्येन जयेत, अर्थात शीतता से जयी करना है, तो विरेचन से जयी करना है। तो पित्ते विरेचनम आचरेत, पित्त में विरेचन करना है। तो कोई भी एक अच्छा वाला चूर्ण खाए, खास करके अविपत्तिकर चूर्ण होता है, वो पित्त के लिए बहुत अच्छा होता है। उसको रात्रि में 1-1 चम्मच सेवन करे। मुनक्का, काली द्राक्ष आती है, गुलकंद आता है, सौंफ आती है, इलायची आती है, गाय का दूध है, मक्खन है या घी है, इतने पदार्थों का आप सेवन करें। गाय का दही भी किसी भी का है, छाछ है, उसका सेवन कम कर दे, बंद कर दे। गर्म वस्तुएं छोड़ दे, तली हुई चीजें छोड़ दे, तेल का उपयोग कम करे। तो ये पित्त के लिए आप इतना आहार द्रव्यों में और औषध द्रव्यों में इतना कर सकते हैं जी। आगे कोई? नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हम दूध और पोहे का जो ये प्रयोग है, तो ये सिर्फ गाय के दूध से ही कर सकते हैं या फिर किसी और दूध का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, इसमें जो पित्त समन जो दूध से होता है, वो दूध से दुग्ध मात्र का तो गुण ये है, लेकिन कोई कोई गुण और दोष भी करता है। इसके लिए गाय का सबसे उत्तम, उसके बाद का नंबर आता है बकरी का। गाय का नहीं है तो बकरी का। उसमें कुछ रोग जैसे टीबी वाले बकरी का ही ले, तो वो पहले नंबर बकरी को दे। रक्तपित्त वाले बकरी का दे, क्षय वाले बकरी का दूध दे, बच्चे छोटे हैं उसको प्रयोग कराना है, बकरी का दूध दे। तो बकरी का दूध और गाय का दूध वो सबसे उत्तम दूध है, और किसी दूध का प्रयोग वहां पर न करें, खास करके इस अवस्था। बाकी के औषध रूप में सभी दूधों का कहीं ना कहीं प्रयोग है। तो जैसे किसी को नींद ना आती हो, बहुत रजोगुण बढ़ गया हो, तो उसको नींद लाने के लिए भैंस का दूध देते थे। माहिष दुग्धम स्वप्न जनना नाम चरक सूत्र है। महिषी का दुग्ध अर्थात भैंस का दूध वो स्वप्न जनन करने में सबसे श्रेष्ठ है, नींद लाने में। तो नींद की किसी को समस्या हो तो महिष दुग्ध का सेवन कर सकते हैं औषध के साथ। किसी को पथरी हो गई, स्टोन है, तो भेड़ का दूध उसमें बहुत उत्तम होता है, भेड़ का दूध, लेकिन हृदय के लिए नुकसानकारक होता है भेड़ का दूध। इसी तरह से ब्यूटी के लिए, लगाने के लिए गधी का दूध उत्तम होता है। तो ऐसे अलग अलग दूध के गुण हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा के ऊपर गाय का दूध बेस्ट है, देशी गाय का दूध। उसमें
अलग 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 गायें बताई है, उसमें से चरने वाली गाय हो तो वो उत्तम उसका दूध बताया गया है। जी आगे कोई? हाँ, नमस्कार मेहुल जी, इंद्रनील हाँ, बात कर रहा हूँ। हाँ। आप पिछले सेशन में एक क्वेश्चन नहीं, थोड़ा आपसे मैं आवाज कंफ्यूजन बहुत आ में रही हूँ। है, वो एक है मिनट। कि हाँ, आप सही आ रहा है क्या? हाँ, कोई नहीं कोई अन्य आपसे कोई एक अनम्यूट मिनट। कर चुके हैं इसलिए आवाज आ रहा है नहीं अनम्यूट शायद करते ऑन। हैं, अच्छा किसी और का है, ठीक है। बहुत सारे लोग। हाँ हाँ हाँ, तो सवाल ये था कि जैसे मेरा मैंने देखा कि आपका बात और कब का प्रकृति आ रहा है, जो कॉम्बिनेशन आपने बोले थे, लेकिन मैं कंफ्यूजन इसमें है कि कौन सा मेरा नेचुरल है, वो मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। वो उसमें नहीं, थोड़ा अटक जा रहा हूँ। एक वो क्या हाँ विकृत होके जो अभी के लक्षण नहीं आ नहीं, रहे हैं, एक वो मिनट विकृत समझ होके आ गया। रहा है या नेचुरल आ रहा है? नहीं देखिए, वो पहले से ही यदि आपके ऐसे है, पहले से ही है, हर एक अवस्था में है, तो वो विकृति नहीं, वो प्रकृति। मैंने पहले बता दिया था ये कि जैसे विकृति होती है वो लंबे समय तक नहीं टिक सकती, आप समझ गए ना। पहले से नहीं होती है, वो बाद में आती है, जाती है, टेम्पररी। जैसे हम क्रोध में ही होते ऐसा नहीं होते। जी, तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि पहले से ही आपको ये सब लक्षण है तो प्राकृतिक है, यदि पहले से नहीं है तो वैकृतिक है। पहले से है या नहीं है वो देख। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ, अमेरिका में कल होगा ना ये पूर्णिमा, तो ये सब जो भी आप सिखाएंगे आज हमें कल करना है। इस वक्त यहाँ पर दिन के 12 बजे हैं, ट्यूसडे के। जी, ओ और वहां पर मेरे पास जी मेरे मेरे पास पास पीतल के बर्तन हैं, पर मुझे बहुत पुराने, मैंने बहुत टाइम पहले खरीदे, पर मुझे याद नहीं कि इनमें कलई होनी चाहिए कि नहीं। तो सेफ है बिना कलई, अगर कलई उतर गई है कि नहीं यूज कर नहीं, सकते? देखिए उसमें कैसे स्वच्छ है कि नहीं पहले तो वो देखना पड़ेगा। हाँ जी। उसमें कोई अशुद्धि नहीं आई, कलाई तो आपके यहाँ होगी नहीं शायद, तो नहीं। इसके लिए और कोई पात्र में करे, उसका न ले, क्योंकि उसमें धातुगत जो प्रोसेस होती है तो बहुत सालों पड़े रहते हैं जो कोई भी बर्तन, तो हाँ जी। उसको अच्छी तरह से धोकर कलाई करने के बाद भी उपयोग में लाना चाहिए। ऐसे ही उपयोग में खाद्य पदार्थों के लिए नहीं लाना चाहिए। तो डेंजरस इसके होगा। लिए हाँ, तो इसके लिए ऐसे धातु का प्रयोग न करें। आप जो जनरल उपयोग करते हैं वो कोई भी पात्र में ले ले। उत्तम तो ऐसे चांदी का पात्र बताया है, वो नहीं है तो फिर और पात्र है। ज्यादातर शीत वस्तुओं में उसका ज्यादा उपयोग नहीं होता है, ये आपने जो बताया वो मतलब इसका पीतल वगैरह का, उसमें ज्यादातर चांदी का ही विशेष उपयोग होता है, वो नहीं है तो आप कोई भी पात्र ले ले, कांच वाला ले ले, स्टील वाला ले ले, कोई भी ले ले। उसमें पीतल का उपयोग दूसरी जगह पर है, जो खाना पकाते हैं उसमें है, यहाँ पर पीतल का उपयोग नहीं। जी हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न घुटनों को लेके था। चलिए, हाँ, मैं और मेरी पत्नी 36 साल के हैं और हम कुछ समय से ये देसी गाय का दूध हमारे यहाँ आता है और उसका हाँ, घर पे हम घी निकालते हैं और वो मतलब घुटनों पे हम मतलब एक दूसरे की मालिश करते हैं कि कभी आगे जाके घुटनों में दिक्कत ना हो। और कभी कभी जैसे हमें हल्का घुटनों में दर्द सा लगता है कुछ, तो उसके लिए हम करते हैं कि आगे जाके घुटनों में दर्द ना हो। तो क्या ये तरीका सही है या देसी घी गाय के? का मालिश करते हैं? हाँ, घी की मालिश। नहीं, मतलब वो घी की मालिश तब है, और वो भी लेपन बताया है, वो तो पित्त के रोगों के लिए घी का होता है, जहां पर जलन होती हो, जहां पर कुछ ऐसी गर्मी हो वहां पर। वायु के रोगों को बचने के लिए तो तैलाभ्यंग ही है, लगाने के लिए सबसे ज्यादा तेल ही उत्तम है। तो तेल लगाने के लिए सबसे ज्यादा तिल का तेल, सरसों का तेल वो उत्तम है। उसमें वात नाश का गुण विशेष रूप से है, घी में है पित्त नाश का। तो घी लगाने से कोई लाभ विशेष नहीं है, आप वहां पर तेल लगाइए, कोई भी प्रकार का, जो तिल का है, सरसों का है, बस ये दो में से कोई एक तेल की मालिश करे। उसमें से भी कुछ औषधियां डालकर, निर्गुंडी वगैरह डालकर, उसके बाद आप मसाज करें। मसाज की बात आएगी तो तेल से ही मसाज है,
घी से नहीं। सिरे की सिरों में कर दिया, कभी पैर के तलवे में कर दिया, ऐसी जगह पर घी है जहां पर लेपन और पित्त शमन का कार्य मुख्य है। आपका जो कार्य है वो वायु का नाश करना, पेन से बचना, इसके लिए तो तेल ही श्रेष्ठ है, तेल है, घी का उपयोग वहां नहीं विशेष। जी ठीक है, धन्यवाद। जी हाँ, एक एक पूछते जाइए, बहुत हो गए अभी, 2-3 प्रश्न और ले सकते हैं। 2 प्रश्न। जी हाँ। हेलो गुरुजी, राजीव बोल रहा हूँ कोलकाता से। गुरुजी, कलकत्ता में तो बारिश हो रहा है काफी, तो शरद पूर्णिमा में जो आप खीर बताए थे वो कैसे करें फिर? कांच का बोतल में ले ले और ऊपर ढकना तो देना पड़ेगा लगता है, इतना नहीं बारिश नहीं, हो रहा है अभी कलकत्ता में। आज का कुछ वहां पर प्रयोजन नहीं होगा बाहर रखने से, आप हाँ। अंदर ही उसको रख दीजिए। तो अच्छा अच्छा। अंदर जितना लाभ होगा उतना, बाहर रखने का कोई प्रयोजन अभी नहीं है, क्योंकि बारिश की ही प्रधानता होती है बाहर। तो बारिश यदि है तो ये पूरा हो गया, मतलब नहीं कर सकते हैं। तो बारिश जो आ जाती है तो बादल छा जाते हैं, चंद्रमा का प्रभाव कम हो जाता है, तो सारी वस्तुएं होती है, तो अंदर रखकर जितना कर सकते हैं, बाहर का कोई प्रयोजन नहीं रखने का। जी आगे कोई? प्रणाम आचार्य जी। अस्थमा के लिए भी किसी ने पूछा है। अस्थमा के लिए मैंने एक प्रयोग बताया है, पीपल के वृक्ष की छाल का, जो बहुत ही सिद्ध अनुभूत प्रयोग है। वाराणसी में सालों से वो प्रयोग होता रहे, उसके वीडियो देख लीजिए। मैंने वीडियो भी प्रायः मेरी चैनल पर है, मेहुल भाई आचार्य चैनल पर। पिछले साल मैंने ये वीडियो डाला था, वो देख लीजिए। जी प्रणाम आचार्य जी। हमारे यहाँ मौसम ठीक नहीं है और चंद्रमा भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में बाहर रखना ठीक है क्या? नहीं, मतलब मौसम ठीक नहीं है तो बाहर न रखे, या तो ले ले। तो आज बहुत सारी वातावरण की प्रतिकूलता है, कभी ऐसा हो आपको तो कल रख सकते हैं। आज रात को पूर्णिमा पूरे भारत में है, लेकिन कोई जगह पर बारिश है, कोई जगह पर वातावरण ठीक नहीं है। कल भी दिन में पूर्णिमा है। ऐसा कभी कभी होता है कि एक ही तिथि रात को अलग होती है और दिन में, क्योंकि वो शाम को चालू होती है तो रात्रि पास करके कल शाम तक रहेगी, तो दिन की पूर्णिमा तो कल है। तो हो सकता है कल भी आप उसका प्रयोग करके लाभ ले सके, तो करिए, कोई नुकसान तो नहीं होगा। हो सकता है तो कुछ लाभ हो जाए, तो आज जिसको है वो कल प्रयोग करे, तो एक शक्यता रहेगी। मतलब जिसके यहाँ बारिश है या ऐसा कोई वातावरण है वो लोग, बाकी को रात की पूर्णिमा आज ही है तो हो सकता है वो आज करे, कुछ तकलीफ है तो अंत में कल कर ले। जी गुरुजी, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ, जागृति परे। अच्छा, हम जो बोलते हैं, आपने जो बोला कि पीपल के पान का और पीपल का ऑक्सीजन बढ़ता है सब, लेकिन पीपल का पान तोड़ना ऐसे बता देना कि वो नहीं तोड़नी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पीपल के पत्ते तोड़ते हैं तो दरिद्रता आती है, ऐसा कुछ मीन्स पुराणों में ऐसे लिखा है, तो वो क्या बात सही है या कभी भी हम उसको तोड़ सकते हैं? देखिए, उसमें कोई कोई वस्तुएं जो ऐसी होती है वो एक रूपक होती है कि वो उसका मिसयूज न करे, इसके लिए उसका उपदेश दिया जाता है। निरर्थक तो पीपल का क्या किसी का भी नहीं होता है। तो कभी ऐसे उपदेश आते हैं तो उसमें विवेक करना है कि भाई ये मतलब एक अच्छी बात बताई है कि वो तोड़े नहीं उसको, जैसे पीपल नहीं काटने हैं, जैसे शमी का वृक्ष है उसके अंदर मामा रहते हैं, भूत रहते हैं, तो काटेंगे तो फिर वो हैरान करेंगे हमको। तो ये एक लोकवाहिका होती है प्रचलित से, तो वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण पौधे हैं। अब लोग दृष्ट से डर कर नहीं करते हैं, तो अदृष्ट से डर कर भी ये काम न करें। तो लेकिन पीपल की जहां पर औषधीय उपयोगिता है वहां पर पीपल को लाया जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। और वो भी अपनी जिम्मेदारी समझकर हम और 4-5 पेड़ लगा दे। तो जो लोग औषध का उपयोग करते हैं वो कम से कम इतना करें कि अपने हाथ से 5-7 वृक्ष बोए, तो ये इतना करें हम लोग
लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि वो नहीं लेना है। पत्ते का उपयोग हम औषधीय रूप से कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं जी। प्रणाम आचार्य जी। जी आचार्य जी, एक क्वेश्चन था, आपने बोला था वो जो हेरिडिटी से रिलेटेड इश्यूज है, बीमारी है, जो आनुवांशिक बीमारी है जैसे पार्किंसंस और भी, उसका वो रोकने का क्या उपाय है गुरुजी? कुछ डाइट है मैंने या कोई मेडिसिन? पहले बताया था, अथर्ववेद में मंत्र में 2-3 औषधियां बताई गई है, मंत्र भी बहुत सारे बताए हैं। लेकिन वो जागरूक माता पिता को पहले ध्यान रखना है कि गर्भावस्था से पहले वो कुछ औषधि ले लेते हैं तो अपना रोग संतति में नहीं जाएगा। तो आजकल वो पता नहीं होता है उनको कि भाई मेरे रोग जो है वो सूक्ष्म रूप में बच्चे को जाते हैं और वो फिर आदि बल प्रवृत्त या जन्म बल प्रवृत्त होते हैं, तो बहुत ही मल्टीप्लाई होकर हो जाते हैं। तो खास करके हम गर्भ संस्कार में यही समझाते हैं कि ये आप खास ध्यान रखें कि अपनी कोई भी बीमारी की अवस्था में गर्भाधान न करें, और कहीं पर भी ऐसा लगता हो कि ये बीमारी मुझे है तो बेझिझक उसके कारण पूछे। कोई नहीं पूछ सकते, किसी को भी हमको पूछे तो हम आपको बताएंगे कि ये अवस्था में आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो बच्चे को घातक से घातक रोग उसके अनुवंश में आ सकते हैं। 2-3 चीजें मैं औषधियों के बारे में बताता हूँ। एक अपामार्ग है। अपामार्ग का औषध ऐसा है, अथर्ववेद का मैं मंत्र बताऊंगा, वो मंत्र में बताया है कि अपामार्ग आनुवंशिक रोगों को दूर करने में सबसे श्रेष्ठ औषधि है। इसके लिए पुत्रेष्टि याग होता है, जहाँ विधिवत याग होता है, वहां पर ऐसी औषधियों का सेवन कराया जाता था ताकि उसके अनुवंश में रोग ना आए। और ये ना आए तो कितना फायदा हो गया समाज को। एक व्यक्ति को मतलब जन्म से ही रोग हो जाए ना, वो व्यक्ति का तो जीवन बर्बाद हो जाता है, पूरे घर का जीवन बर्बाद हो जाता है उसके पीछे। क्योंकि एक बच्चे को संभालना उसकी माँ के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और धन्य है वो माँ कि आज भी भारत में ऐसे लोग हैं, दोनों प्रकार के हैं। मैं थोड़ी डिटेल इसलिए देता हूँ क्योंकि ये गर्भ संस्कार से हमारे मिशन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक तरफ ऐसे भी माता पिता है जो बहुत आसानी से आज भी एबॉर्शन करवा देते हैं, अच्छी खासी संतान होने पर भी, केवल लड़की हो या अनवांटेड गर्भ रह गया हो तो बहुत क्रूर हृदय से वो एबॉर्शन करवा देते हैं, आज भी होते हैं। तो ये आज ऐसा हो रहा है। आज पहले कम पैसे में होता था, आज जो लो आ गया तो आज ज्यादा पैसे हो रहा है, इतना ही फर्क है। कल बहुत कम पैसों में होता था, आज बहुत ज्यादा पैसों में हो रहा था। तो ये एक हो गया। पहले बेझिझक करते थे, अब डर डर कर करते, लेकिन करते हैं। और कोई कोई माता पिता ऐसे हैं जो अपनी एक बिना पैर वाली, बिना हाथ वाली मंद बुद्धि की कुछ भी उससे लाभ नहीं, ऐसी संतान को भी वो इतनी केयर से रखते हैं, वो माँ इतनी केयर करती है उसकी कि आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये वास्तव में बहुत बड़ा तप है। ये कोई आसान बात नहीं, व्याख्यान देना आसान बात है, आपको जुड़ना, आप हमको ऐसा भी करना कठिन होता है, लेकिन वो एक बच्चे को उसको रात को रोना से लेकर वहां तक पैर न होना, उसको लेट्रिन कराना, आप कितने दिन तक कोई कर सकता है? कंटिन्यू 10-10, 12-12 सालों करते हैं। तो ये खास आप याद रखें। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आनुवंशिक रोग न हो इसके लिए सब लोग ध्यान रखें कि ऐसी औषधियों का सेवन अवश्य करें और विधिवत रूप से ही गर्भाधान हो, ये पूरा ध्यान रखें, भले देर से। तो ये एक जवाब था कि आनुवंशिक रोगों के लिए काकड़ा श्रृंगी है, मृग श्रृंगी है, अपना अपामार्ग है, ऐसी औषधियों का आयुर्वेद में बताया गया है, वर्णन दिया गया है। तो उसका सेवन करने पर ही हमारे अंदर रोग है वो पास नहीं होते हैं, तो अनुवंश में नहीं आते हैं जी। समय हो गया है, अभी लोगों के प्रश्न बाकी है।
अभी तो पूर्णिमा के दिन का जो प्रयोग है उसके विषय पर राजेश्वर राव जी स्टार्ट करें, क्योंकि नए लोग अभी जुड़ते जाएंगे तो उनको जोड़ना भी होगा। तो कुछ है तो राजेश्वर जी आप बताए, नहीं तो फिर चालू करेंगे 10 बजे तक। जी, एक कृषि का हाँ। सेशन चालू करेंगे और लोग जुड़े रहे पूरा, क्योंकि और तो हमारी चर्चा होती रहेगी। बहुत लोग अभी बोलेंगे, कुछ ना कुछ अपनी बातें रखेंगे। अभी ही कृषि का विषय पर, शरद पूर्णिमा के विषय पर लेंगे, बीज का प्रयोग के ऊपर लेंगे। बहुत लोगों को, किसानों को बताया है, बहुत लोग जुड़ सकते हैं अभी। जी, तो हाँ, बताइए ऐसा कोई। जी ऐसा आचार्य जी, हम लोग जो है ये सेशन फेसबुक लाइव बंद करके हाँ, फिर नया सेशन शुरू करेंगे, ताकि हमें ये वीडियो अलग रहे, वो वीडियो अलग रहे। चलेगा। तो इसको शिव क्लोज प्रसाद करते जी, हैं। ये क्लोज कीजिए। आप रहिए आचार्य जी, आप हाँ। रहिए ऐसे ही। शिव प्रसाद जी,